आज मैं रसायन विज्ञान के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पिछली बार हमने जिस चीज़ को ख़त्म किया था, जिस टॉपिक को ख़त्म किया था, वहीं से फिर शुरू करती हूँ। पीएच मान के बारे में मैंने बताया था। तो पीएच मान में हमने एक पीएच स्केल को बताया था जिसमें 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। 0 से लेकर 14 तक के अंक में बीच में 7 आता है। 7 से कम मतलब 7 से कम 0 तक का जो पैमाने पर अंक है वह अम्लता को अम्ल बताता है कि वो जो पदार्थ हैं वो अम्लीय होंगे। और 7 के बाद जो 14 तक के पैमाने पर स्केल पर जो नंबर हैं वो हमें क्षार के बारे में बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 7 से कम जिसका पीएच मान होगा, जिस भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्ल होगा, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षार होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 7 जो है वो उदासीन बिंदु होता है, ना वह अम्ल होता है और ना क्षार होता है। अब 7 से जो करीबी हैं, 7 के धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, 7 के बाद 6 है, 5 है, 7 के पहले 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर 0 होता है। तो जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते हैं अम्ल प्रबल होता जाता है। मतलब 7 के जो पास वाला होगा वो दुर्बल अम्ल होगा, और जो दूर चला जाएगा 0 पहुंचने पर प्रबल अम्ल होता है। इसी तरह से 7 के जो बाद के अंक हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो जो 7 के बगल में हैं 8 है, 9 है, तो ये उससे थोड़ा सा अधिक कम क्षारीय होंगे, और जब 14 तक पहुंचेंगे तो वो प्रबल क्षारीय होंगे। मतलब कि 7 के बगल वाला जो होगा वो दुर्बल क्षारीय होगा, और जो आगे बढ़ता जाएगा 14 होगा वो प्रबल क्षारीय होगा। ठीक। अब हमने आप सोच रहे होंगे ये पीएच मान क्या है, क्या महत्व है इसका, क्या महत्व है। तो पीएच मान का महत्व ये है कि पौधे जो है और पशु ये पीएच मान के प्रति जो है संवेदनशील होते हैं। जो पौधे होते हैं और पशु होते हैं ये, हाँ, जैसे हम लोग ही हैं, तो 7 से 7.8 तक के परास के बीच इनका जो कार्य है, शरीर का कार्य है, ठीक ढंग से होता रहता है। मतलब कहने का कि यदि पीएच मान 7 से 7.8 तक है तो जीव जंतु या पेड़ पौधा ठीक से कार्य करता है, उसका शरीर ठीक से कार्य करता है। लेकिन यदि इससे बढ़ता है अथवा घटता है तो मनुष्य का शरीर ठीक से कार्य नहीं करता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर या घट जाने पर मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसी तरह से आपने देखा होगा जब ये प्रदूषण बढ़ता है तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बढ़ने से जब पानी बरसता है तो पानी के साथ क्रिया करके ये गैसें अम्ल बनाती हैं। तो जब जो पीएच मान है हवा में 5.6 से कम हो जाता है तो वो जो वर्षा होती है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये अम्लीय वर्षा जब बरस करके नीचे आता है तो ये बह करके नदी और नालों में जाता है, समुद्रों में जाता है, तो ये जल जंतुओं और जल जीवों को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से हमारे शरीर में, हमारे आहार तंत्र में भी एक पीएच मान का मानक है कि इतने के बीच वो कार्य करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि हमने पढ़ाया भी था कि आपके जो आमाशय में HCl की मात्रा होती है, लेकिन HCl की मात्रा एक सीमा तक होती है। यदि उससे बढ़ेगा तो आप देखते हैं कभी कभी आप उल्टा सीधा जब मसाले तेल वगैरह खाते हैं तो आपके गले में जलन होने लगती है। तो जलन जो होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि HCl की मात्रा बढ़ जाती है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अब इसको घटाने के लिए हम दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं, तब जाकर हमारे गले की जलन, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बहुत से ऐसे जीवाणु हैं, बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं, बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो काट लेते हैं और अम्ल को आपके त्वचा में डाल देते हैं। जैसे आपके भौरे हैं या टिड्डे हैं, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये जब आपकी त्वचा पर बैठते हैं और काट लेते हैं, या बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनको आप छू भर लेते हैं तो वो आपको त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये अम्ल को आपकी त्वचा में डाल देते हैं जिससे जलन महसूस होती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें फिर क्षार का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि पीएच मान उसका घट जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि पशुओं और पौधों में रसायनों से आत्मरक्षा ये हुआ। अब दंत क्षय, आपके दांतों में, आपके मुंह में जो दांत है
दांत है और जीभ है, इसमें बराबर जो है कि क्रिया होती रहती है, आप भोजन करते हैं तो उसमें अम्ल बढ़ता रहता है। और जब दांतों में एक एनामिल होता है, जो चमक होती है, वो सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? एनामिल, ये जो दांतों का एनामिल है। लेकिन यदि मुंह के अंदर अम्लीयता बढ़ती है तो उसका भी क्षय होने लगता है और आपके दांत जो है वो दांतों को वो नुकसान पहुंचाने लगते हैं। मतलब अम्लता जब बढ़ती है तो आपको कभी कभी लगता नहीं है मुंह खट्टा हो रहा है। मुंह खट्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको बताया ना कि अम्ल खट्टे होते हैं। तो अम्ल के बढ़ने से आपके मुंह में खट्टापन आता है और अगर ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो वो आपके दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से आपने सुना होगा खेतों में मिट्टी की जांच होती है। मिट्टी की जांच इसलिए होती है, कौन से पौधे किस पीएच परास के बीच अच्छे उगेंगे, इसको जांचने के लिए आजकल जो है कि मिट्टी की जांच की जाती है। उसका पीएच मान देखा जाता है कि ये कितने परास का है और उस तरह से उसको घटाया और बढ़ाया जाता है, जिसके लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। अब अम्ल अगर यदि ज़्यादा है तो क्षारीय चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और क्षारीय अगर ज़्यादा है तो अम्लीय चीज़ों का प्रयोग करके उसको उदासीन किया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि पीएच का क्या महत्व है। ये आता है प्रश्न, इसको आप ध्यान से। अब हम आपको ये नया टॉपिक जो आखिरी है, इस चैप्टर का लगभग आखिरी टॉपिक आ रहा है, अभी एक दो और बताया जाएगा। तो ये है लवण। हमने अभी तक क्षारक और अम्ल के बारे में बताया था। अब है ये लवण। अब लवण क्या होते हैं? लवण जो होते हैं वे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में H आयन के अतिरिक्त आयन हो और OH आयन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन हो। हमने आपको बताया था अम्ल वो होते हैं जिसमें H आयन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन नहीं होते हैं तो वो अम्ल होता है। लेकिन लवण जो होता है इसमें H आयन के अतिरिक्त कोई और भी धनायन होता है और OH आयन के अतिरिक्त भी कोई अन्य ऋणायन भी होता है, उसे कहते हैं लवण। अब जैसे ZnSO4, ये जिंक सल्फेट, ये क्या है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को जब हम जल में घोलते हैं तो जल में घोलेंगे तो H और OH आयन तो आएगा ही आएगा। इसके अतिरिक्त देखिए Zn धनायन और SO4 ऋणायन ये भी आ रहा है। इसी तरह से हम इसको देखिए, इसको हमने प्रतीकों के रूप में लिखा है और इसको हम हिंदी में पढ़ रहे हैं ताकि आप जान भी लें, और इसको मैंने आपके व्हाट्सएप पे डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। NaCl लिखा है, मतलब सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड आदि लवण हैं, जिसमें H आयन और OH H धनायन और OH ऋणायन के अतिरिक्त ये जो है धनायन और ऋणायन ये भी रहते हैं, जिन्हें लवण कहते हैं। अब समझ रहे हैं? हम समझते हैं कि आपको ये लवण के बारे में पता चल गया होगा। अब देखिए लवण भी कई प्रकार के होते हैं, इनके भी परिवार होते हैं। लवण परिवार माने कितने तरह के ये लवण आपके सामने आते हैं। तो लवण परिवार में पहले सल्फेट लवण, पहले क्या आते हैं? सल्फेट लवण माने जिसमें ये क्रियात्मक समूह सल्फेट हो, जिसके अंदर क्रियात्मक समूह सल्फेट हो। जैसे पोटेशियम सल्फेट, अब इसको हम हिंदी में पढ़ दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें देखिए सब में सल्फेट क्रियात्मक समूह है, एक क्रियात्मक समूह है। तो अब इसी तरह से दूसरा है सोडियम लवण। सोडियम लवण का मतलब इसमें सोडियम जो है वो अवश्य होगा। सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसको लवण परिवार का दूसरा सदस्य है सोडियम लवण। तीसरा परिवार का सदस्य है ये क्लोराइड लवण, जिसमें क्लोराइड जरूर होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड आदि। ठीक है, इसमें क्लोराइड आपके जरूर होगा। इस तरह से लवण परिवार के कई सदस्यों के बारे में आपने देखा, सल्फेट लवण, सोडियम लवण, क्लोराइड लवण। अब एक सबसे मुख्य लवण जो होता है, जो आपके घर में प्रयोग होता है और रोज प्रयोग होता है और हर किसी न किसी खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें डालना ही होता है, ये है साधारण नमक। साधारण नमक सभी के घर में प्रयोग होता है। इसका जो प्रतीक है वो NaCl, इसको समुद्री जल द्वारा प्राप्त किया जाता है और खनिज लवण भी कहते हैं, इसे खनिज लवण भी कहते हैं। अब आप कहेंगे समुद्री, देखिए ये जो शुरू में पाया गया, बहुत से समुद्र का कुछ हिस्सा जो किसी कारणवश सूख गया, तो ये जो जल है, समुद्र के जल में बहुत सारे लवण घुले हुए होते हैं। जब ये
सूर्य की गर्मी से सूखते हैं तो ये लवण जो है ठोस के रूप में हो जाते हैं, जो सफ़ेद, भूरे और मटमैले रंग के क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो समुद्री जल नमक है, या इसको NaCl, सोडियम क्लोराइड या खनिज लवण कहते हैं, ये पाया जाता है। आजकल इसको कहते हैं खेती करना, नमक की खेती करना। आप जब समुद्री इलाके में जाएंगे तो आप देखेंगे कि समुद्र के जल को, अब जरूरी नहीं है कि अपने आप से सूख जाए, समुद्र के जल को क्यारियां बना के, जैसे खेतों में क्यारियां बनती हैं बड़ी बड़ी, वैसे क्यारियां बना के समुद्र के जल को उसमें छोड़ दिया जाता है, और फिर समुद्र के जल के हिस्से को जहां से आ रहा है बंद कर दिया जाता है। फिर धीरे धीरे ये जब सूख जाता है, जब ये पानी सूख जाता है, तो वो जो लवण इकट्ठा होता है उसको एकत्र करके पास में ही इसके रिफाइनरी लगे होते हैं, फैक्ट्री लगे, जैसे टाटा की फैक्ट्री वगैरह है, तो टाटा की फैक्ट्री उसी समुद्र के आसपास के इलाके में लगी होती है, जहां ये भेज दिया जाता है और इसको साफ करके आपके खाने वाला नमक बनाया जाता है। इस तरह से इसको हम NaCl कहते हैं, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपका लवण है। और अब इससे कई चीजें बनाई जाती हैं। अब ये देखिए, अब इसका उपयोग क्या है। NaCl बहुत ही बताए ना आपके प्रमुख लवण है। इसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनाने में आदि के रूप में उपयोग किया जाता है, कच्चे माल के रूप में। जब हम इन चीजों को बनाएंगे तो कच्चे माल के रूप में NaCl का उपयोग किया जाता है। कभी कभी बेईमानीवश आपने देखा होगा, जब साधारण आप वॉशिंग पाउडर वगैरह ले लीजिए तो उसमें सीधा सीधा नमक मिला देते हैं, सब नमक मिला के उसको भारी कर देते हैं, क्योंकि नमक थोड़ा सस्ता पड़ता है और वॉशिंग पाउडर वगैरह बनाने में महंगा पड़ता है। तो ये नमक का उपयोग किया जाता है, लेकिन एक सीमित मात्रा होती है, एक अनुपात होता है कि कितना उपयोग किया जाए। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए, अब एक एक लवणों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, जो कि आपके बुक में है, और हमने डाल भी दिया है, उसमें क्वेश्चन आंसर भी डाल दिया है आपके व्हाट्सएप पे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र है, वो है, प्रतीक है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा, साधारण भाषा में कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अब इसको बनाने की विधि, अब इसको कैसे बनाया जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपने कहा था ना कि साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है, तो 2NaCl माने दो अणु जो है वो NaCl का लेंगे, जलीय विलयन करके, जलीय विलयन में 2H2O में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है, जब इलेक्ट्रिक प्रवाहित की जाती है, तो 2NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, Cl2 बनता है, मतलब क्लोरीन बनती है, गैस बनती है, और हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर से देख लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड को के जलीय विलयन को 2H2O के विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और क्लोरीन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी बनाने की क्रिया में जो भी आपका एक चीजें बन रही हैं, उत्पाद जो भी मिल रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब 2NaOH, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको बनाना ही बनाना था, साथ में आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन भी मिल जा रहा है और H2 भी मिल जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो अब देखिए, इसको अलग अलग रखा जाता है, तीनों को अलग अलग रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, ये दोनों जल में घुलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देते हैं। अब देखिए, ये भी कितना इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बार बार आप सुनते हैं। तो मतलब कहने का है कि अगर इनको हम जल में घोल देंगे, क्लोरीन और हाइड्रोजन को, तो हमें HCl भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की क्रिया में आप एक चीज जो पा रहे हैं, वो तो पा ही रहे हैं, उसके साथ दो बाई प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसलिए हमें उनके बारे में जानना जरूरी है कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अब पहले इसका उपयोग जान लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है। साबुन और अपमार्जक बनाने में, आप डिटर्जेंट जानते हैं ना, डिटर्जेंट, तो साबुन और डिटर्जेंट के बनाने में कागज उद्योग में प्रयोग किया जाता है। कागज उद्योग में जो कागज बनाया जाता है मिल में, तो उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और कृत्रिम फाइबर बनाने में, कृत्रिम फाइबर तो बहुत किस्म के होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं, कृत्रिम भी होते हैं। तो कृत्रिम फाइबर बनाने में और धातुओं से ग्रीस को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे ना, कभी कभी जो है चिकनाई जब लग जाती है तो आप गर्म पानी में सर्फ वगैरह घोल के और उसको साफ करते हैं, तो इस तरह से।
अब इसी तरह से ये जो Cl2 है, क्लोरीन है, इसका क्या उपयोग है, जो आपको बाई प्रोडक्ट मिल रहा है। तो बाई प्रोडक्ट जो क्लोरीन मिल रहा है, ये जल को स्वच्छ करने में कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा ना, क्लोरीन जब कभी आपको नगर पालिका वाला नल में पानी आता है तो बहुत तेज महकता है, क्योंकि क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो जल को स्वच्छ करने में कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब कि आपके ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में यही पूछ देता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको कहते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, HCl बनाने में और DDT आदि बनाने में इस Cl2 का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन का उपयोग। अब हाइड्रोजन का क्या उपयोग है, ये जो आपको मिला था, इसका उपयोग क्या है। हाइड्रोजन का उपयोग HCl बनाने में और अमोनिया बनाने में किया जाता है। और अमोनिया का उत्पादन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके रासायनिक उर्वरक बनते हैं वो इसी NH3 से बनाए जाते हैं। अमोनिया, इसका उपयोग बहुत किया जाता है कि उत्पादन में। और द्रवित हाइड्रोजन, एक द्रवित हाइड्रोजन जो होता है, रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन का उपयोग, आपके हाइड्रोजन का क्या क्या उपयोग है, ये भी हमने आपको बताया। और ये तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, वनस्पति तेलों से घी बनाने में। देखिए, पिछले बार भी ये प्रश्न आया था, हाइड्रोजनीकरण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि किसी बच्चे ने सही नहीं लिखा था, मैंने कॉपी खुद चेक की थी कि हाइड्रोजनीकरण, जो भी कॉपी मैंने जांची थी, शायद ही 2-4 बच्चों ने लिखा था। ये हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेलों से घी बनाने में हाइड्रोजन का जो प्रयोग किया जाता है, इसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये हम इसलिए इस समय बता दे रहे हैं, अभी बाद में भी बताया जाएगा कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो तीसरा वाला इसका उपयोग है कि वनस्पति तेलों से घी बनाने में यह हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, जिसमें इस हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसको आप एकदम अच्छे से, इसका यही उपयोग है कि वनस्पति तेलों से घी बनाया जाता है। अब अभी हमने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन है, वो जल में घुल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देते हैं। तो ये देखिए, चौथा बाई प्रोडक्ट भी आपको मिल जा रहा है इसके साथ ही। तो HCl का क्या उपयोग होता है, ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में कोई भी हम जब टेस्ट करते हैं तो उसमें अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। धातुओं की सफाई करने में प्रयोग किया जाता है और औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से वस्त्र उद्योग में HCl का प्रयोग होता है। अब मैंने आपको जो भी पढ़ाया आज, बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ाया है। ये एक लवणों के बारे में अब हम आपको बता रहे हैं। पहला लवण ये था जो कि सोडियम क्लोराइड, और जिससे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और हमने उसको आपको पढ़ाया, उसका उपयोग दिखाया। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए और कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।